तलवार से पेट चीर कर बच्चा निकाल के दो टुकड़े करे, हमारे नजरों से देखते हुए। 4-5 साल का लड़की क्या की, 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का एक जवान इस तरह रेप कर रहा है। 12 साल 14 साल की छोकरी को लंगी करके रेप कर रहा है। चिल्ला रही है बच्ची, अब्बा अम्मा बचा लो। जिसको देख रहा है मजिद भाई, चाचा जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला दो। कैसा लगता है जब मारकर, कैसा मजा आता है जब उसको मार के आके घर पे सो गए। कुछ कहानियां सिर्फ वक्तों से नहीं, जज्बातों से लिखी जाती हैं, और गोधरा उन्हीं कहानियों में से एक है। एक आम सुबह थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कुछ कोच एक ऐसी मंजिल पर पहुंचने वाले थे जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। एक छोटी सी चिंगारी और फिर ऐसी आग जिसमें सिर्फ कोच नहीं जले, इंसानियत भी जलकर राख बन गई। उसके बाद जो हुआ उसने सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया। फिर सियासत बदली, सोच बदली और शायद इंसान भी। आज हम बात करेंगे उन सवालों की, उस सच्चाई की और उस सच की जो आज भी अपना जवाब तलाश रहे हैं। बिना किसी पक्ष और बिना किसी विपक्ष के हम आज इसके तह तक जाने की कोशिश जरूर करेंगे। फरवरी 2002, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के तकरीबन 9 से 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन जो तनाव हिंदुओं और मुस्लिम्स के बीच में बाबरी मस्जिद को लेकर के था वो अब भी एज इट इज बना हुआ था। इट वाज नॉट ओवर, टेंशंस वेर स्टिल देयर। और इसी बीच एक बहुत विवादित संगठन जो बाबरी मस्जिद कंट्रोवर्सी में हमेशा शामिल रही है, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी, अयोध्या में 100 दिनों का पूर्ण आहुति महायज्ञ का आह्वान करती है। देश भर से कार सेवक उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए अयोध्या आ रहे थे। गुजरात के भी कार सेवक अहमदाबाद, सूरत जैसे इलाकों से साबरमती एक्सप्रेस के जरिए अयोध्या आते हैं। पूर्ण आहुति का फाइनल डे 25 फरवरी था। गुजरात के जितने भी कार सेवक थे वो 22 फरवरी को ही अयोध्या पहुंच जाते हैं। 25 फरवरी को ये पूरा इवेंट खत्म हो जाता है। इट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब 26 फरवरी को कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस से वापस उन्हें गुजरात लौटना था, और इसी तरीके से अलग अलग एक्सप्रेस से बाकी तो कार सेवक अलग अलग देश के जगहों से आए थे, उन्हें वहाँ पे वापस जाना था। 25 के शाम और 26 की सुबह में तकरीबन सारे कार सेवक निकलने लगते हैं, और इसी बीच साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात के भी कार सेवक निकलने लगते हैं। लखनऊ, फैजाबाद होते हुए इस ट्रेन को गोधरा एंड देन अहमदाबाद पहुंचना था। 26 फरवरी 2002 को ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद की तरफ निकल पड़ती है, और लखनऊ फैजाबाद रुकते हुए ये ट्रेन आगे बढ़ती है। गोधरा में तकरीबन 6:30 बजे शाम में ये साबरमती एक्सप्रेस पहुंचती है, और गोधरा में कुछ कार सेवक उस प्लेटफॉर्म को उतर करके चाय बिस्किट नाश्ता करने के लिए उतरते भी हैं, और फिर ट्रेन खुलने के समय वो वापस चढ़ जाते हैं। लेकिन इन यात्रियों को कहाँ पता था कि इनमें से कुछ यात्रियों का ये अंतिम सफर होने वाला है। गोधरा से जैसे ही ट्रेन कुछ दूर आगे बढ़ती है, मल्टीपल टाइम्स चेन पुलिंग होती है। और ये चेन पुलिंग मैं ऐसे नहीं कह रहा, चेन पुलिंग की बात एसआईटी ने भी की है। चेन पुलिंग की बात मैकेनिकल जो भी ट्रेन का सिस्टम है उससे भी कंफर्म हुआ है। तो चेन पुलिंग मल्टीपल टाइम्स हुई थी। चेन पुलिंग होने के बाद ट्रेन के चारों तरफ तकरीबन 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। धीरे धीरे वो भीड़ एग्रेसिव होने लगती है, गुस्सा होने लगती है, और S5 और S6 को टारगेट करने लगती है। S5 और S6 में मैक्सिमम कार सेवक मौजूद थे। धीरे धीरे वो भीड़ पत्थरबाजी शुरू कर देती है। इसीलिए जितने भी कार सेवक जो उन कंपार्टमेंट्स के अंदर थे अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये पत्थर जब रुक जाएंगे तो उन कंपार्टमेंट्स में आग लगा दिया जाएगा। और इसी आग लगने की वजह से तकरीबन 59 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 22 मेल्स थे, 27 फीमेल्स थी और 10 देयर चिल्ड्रन। और ये मौतें पुलिस और फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही हो चुकी थी। पुलिस इस सिचुएशन का कॉग्निजेंस लेती है और साइट पर पहुंचती है, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और ट्रेन को वहां से रवाना करती है।
ट्रेन इन लाशों के साथ दूसरे दिन यानी कि 27 फरवरी 2002 को अहमदाबाद पहुंचती है। अहमदाबाद में इन बॉडीज को विश्व हिंदू परिषद के लोग एक वैन में रखते हैं और पूरे शहर में इन्हें लेकर के घूमते हैं। जिन जिन जगहों से ये बॉडीज जा रही थी वहां पे लाइव टेलीकास्टिंग की जाती है और उस लाइव टेलीकास्टिंग की वजह से हिंदुओं के अंदर एक गुस्सा भरने लगता है, क्योंकि गोधरा के आगे जहाँ ट्रेन रुकी थी वो सैफेलिया का इलाका था और सैफेलिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका डेमोग्राफिकली है भी। तो ऐसा था कि मुस्लिम कम्युनिटी बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए इन कारसेवकों की हत्या कर दी। हालांकि रिपोर्ट्स में दो रिपोर्टें आती हैं, नानावती रिपोर्ट, उपेश चंद्र रिपोर्ट, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन। हम देखेंगे कि इनमें क्या मेंशन किया गया है। बहरहाल हम इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जब ये लाइव टेलीकास्टिंग हो रही थी, लोगों के अंदर गुस्सा भर रहा था। जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थे, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनके नेताओं में गुस्सा बहुत ज्यादा उमड़ने लगा। इन सभी बॉडीज को 16 अस्पतालों में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उन 16 अस्पतालों के बाहर लाइव टेलीकास्टिंग होने लगी। धीरे धीरे उनके परिवारजनों को बुलाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। क्योंकि लाइव टेलीकास्टिंग हो रही थी इसलिए ये न्यूज हर जगह सनसनी की तरह फैलने लगती है। बड़ोदरा, सूरत, अहमदाबाद, गोधरा, हर जगह रायट्स शुरू हो जाते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को इस तरह काट रहा था जैसे आई कांट इवन एक्सप्लेन। और धीरे धीरे हजारों की भीड़ मुस्लिम मोहल्लों के सामने और मुसलमानों की हिंदू मोहल्लों के सामने इकट्ठा होने लगती है। दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की मार काट करने लगते हैं। एक इसी में नरोदा पाटिया का इलाका है जिसमें गुलमर्ग सोसाइटी, बहुत पॉश सोसाइटी रहती थी वहां पे, जिसमें एहसान जाफरी जो कांग्रेस के उस टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो भी रहा करते थे। इस गुलमर्ग सोसाइटी में टोटल 29 बंगलौज एंड 11 अपार्टमेंट्स वर देयर। 28 फरवरी को सुबह 9 बजे भीड़ इकट्ठा होने लगती है, नारेबाजी शुरू हो जाती है। एहसान जाफरी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को फोन करते हैं लेकिन कोई सामने नहीं आता। फिर वो बड़े बड़े नेताओं को फोन करते हैं, वो भी इन लोगों के प्रोटेक्शन में नहीं आते। धीरे धीरे भीड़ उस सोसाइटी के अंदर घुसने लगती है और पूरे सोसाइटी में आग लगा देती है। उस आग की वजह से उस पूरे सोसाइटी में 69 पीपल वेर डेड। और जैसा मैंने कहा ये मुस्लिम सोसाइटी थी, इतने सारे लोग, इतने सारे हथियार, ऐसा लग रहा था मानो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इस रायट्स को कंट्रोल किया जा रहा है। तहलका नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्टिंग ऑपरेशन करता है और उस स्टिंग ऑपरेशन में जो बीजेपी, जो उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे एक्टिविस्ट्स को साथ बैठकर बात करते पाया जाता है कि उन लोगों ने किस तरीके से इस पूरे रायट को ऑर्गेनाइज किया और इसको अंजाम दिया। जो गुजरात में नरोदा मैंने किया वो कोई नहीं कर सकता है। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला दो। कैसा लगता है जब मानते हैं, कैसा मजा आता है जब उसको मार के आए घर पे सो गए। तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया, उनको पाठ्यक्रम जो तो कैसा लग रहा था उस टाइम? तो हमने मजा ही और था। एक प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया था। पाटिया के ही बगल में एक गांव है नरोदा। इसी गांव से सबसे ज्यादा चीखें और पुकार सुनाई देती है। यहाँ तकरीबन 10 घंटे तक लगातार, आई विल रिपीट दिस, कंटिन्यूअसली फॉर 10 आवर्स दंगे चल रहे थे। दंगे क्या, वन साइडेड मारपिटाई चल रही थी। 5000 की भीड़ इस गांव में अटैक करती है। ये 5000 कहाँ से आए, नोबडी नोज। इन 5000 लोगों के पास हथियार कहाँ से आए, टू बी मोर स्पेसिफिक, तलवारें, भालाएं, बंदूकें, रिवॉल्वर्स, ये सारी चीजें कहाँ से आई। इवन द बिगेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग टीम इन द इंडियन डेमोक्रेसी had been unable to find the causes of these weapons। और फिर ये लोग घर के अंदर से लोगों को खींच करके बाहर लाते थे, काट देते थे। महिलाओं के साथ बलात्कार आम हो चुका था। बाप के सामने बेटियों का रेप कर रहे थे और बेटी के सामने माँ का रेप कर रहे थे और फिर गला काट दे रहे थे। ऐसा भयावह नजर जो शायद कलयुग में पहले किसी ने देखा होगा।
तलवार से पेट चीर कर बच्चा निकाल के 2 टुकड़े करे, हमारे नजरों से देखते हुए। 4-5 साल का लड़की क्या की, 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का एक जवान इस तरह रेप कर रहा है। 12 साल 14 साल की छोकरी को लंगी करके रेप कर रहा है। चिल्ला रही है बच्ची, अब्बा अम्मा बचा लो। जिसको देख रहे हैं मजिद भाई, चाचा इस पूरे जो नरोदा विलेज में हुआ था, इसका मास्टरमाइंड पाया गया बाबू बजरंगी को। बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन में वो खुलासा करता हुआ पाया गया कि उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ था, उसे वहां की पुलिस सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कोर्ट में ये सारी चीजें प्रूफ नहीं हो पाई। एक बात कहूँ, कोर्ट में कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाई। हालांकि बाबू बजरंगी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है, यानी कि जब तक जीवित हैं तब तक जेल में ही रहेंगे, और इसकी अवधि 14 साल की इंडिया में मानी जाती है, या लॉ में ऐसा कहा गया है। एक और केस मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट बेकरी केस। बेस्ट बेकरी एक बेकरी शॉप थी। 1 मार्च 2002 को इस शॉप में तकरीबन 14 लोग मौजूद थे। रात में ये लोग वहीं रुके हुए थे, जिसमें से 11 मुस्लिम थे, 3 हिंदू थे। रातों रात इस बेकरी शॉप को जला दिया जाता है और यहाँ पे 14 के 14 लोग मारे जाते हैं। एक बहुत फेमस केस इस राइट से निकल करके सामने आता है, बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो जो उस टाइम प्रेग्नेंट लेडी थी, अपनी अर्ली 30s में थी, और उनके प्रेगनेंसी के बावजूद 14 लोग उनका रेप करते हैं। रेप करने के बाद उन्हें मार पीट कर घायल अवस्था में छोड़कर निकल जाते हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलती है, लेकिन गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट 3 साल पहले ही जेल से उन्हें रिहा करा करके लड्डू और हारों से स्वागत करती है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे राइट की जांच करने के लिए एक एसआईटी की टीम की गठन की जाती है, और एसआईटी की टीम जब गवर्नमेंट से सवाल जवाब करती है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स में ये कहती है कि ये एक्शन का एक रिएक्शन था और हमने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया था। कर्फ्यू लगाने के बाद हम अपने 100% कैपेसिटी में काम कर रहे थे और इस दंगे को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट हज से आने वाले 600 यात्रियों को भी हमने सुरक्षा पूर्वक उनके घरों में पहुंचाया, जो गुजरात के ही रहने वाले थे, उन्हें कहीं भी क्षति नहीं आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार 23 साल 24 साल बाद भी आखिर बीजेपी गवर्नमेंट से ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि गुजरात या गोधरा दंगे में उनका हाथ था या नहीं। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण संजीव भट्ट, जो उस टाइम गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक सीनियर ऑफिसर थे, आईपीएस थे। वो बताते हैं कि जब सिचुएशन हाथ से बाहर जाने लगी, लोग टेंशन में दंगे शुरू कर चुके थे, तब ये गवर्नमेंट से परमिशन मांगते हैं और गवर्नमेंट कहती है कि ये एक एक्शन का रिएक्शन है, 2-3 दिनों में खुद ब खुद शांत हो जाएगा, इसलिए किसी को इसमें इंटरप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 2007 में आउटलुक मैगजीन के एक इंटरव्यू में हरेन पांड्या, जो उस टाइम के एक मिनिस्टर थे, वो बताते हैं कि हाँ, 2002 की उस हाई लेवल मीटिंग में वो भी मौजूद थे और ठीक वही बात बोलते हैं जो संजीव भट्ट 5 साल पहले यानी 2002 में बताए गए थे। संजीव भट्ट जेल चले जाते हैं और हिरेन पांड्या की हत्या कर दी जाती है और उनका हत्यारा आज भी पकड़ा नहीं गया है। फरवरी 2002 में ही नानावटी कमेटी का गठन किया जाता है। नानावटी कमेटी, जीटी नानावटी बहुत फेमस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। ये उस कमेटी में भी थे जब सिख रायट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव तक को बुला लिया था क्वेश्चनिंग के लिए। जीटी नानावटी कमेटी, नानावती मेहता कमेटी पूरा नाम है इसका। नानावटी कमेटी अपने 1500 पेजेस में ये रिपोर्ट सबमिट करती है और उस रिपोर्ट में वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और सभी लोगों को क्लीन चिट दे देती है। नानावटी रिपोर्ट में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि नानावटी ने जिस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव जैसे बड़े नेताओं से क्वेश्चनिंग की थी सिख दंगों के टाइम पे, उस तरीके से जीटी नानावटी ने किसी बड़े नेता से क्वेश्चनिंग इस बार नहीं की। ना जीटी नानावटी कमेटी वही बात अपने रिपोर्ट में लिख करके सामने बताती है जो बात उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट सबको बता रही थी। 2 साल के बाद यानी कि 2004 में जब बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर से भी हट जाती है, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट उमेश चंद्र कमेटी का गठन करती है। उमेश चंद्र कमेटी जांच करती है और जांच में उमेश चंद्र कमेटी जो रिपोर्ट बनाती है वो सेम वही चीज लिखी होती है जो कांग्रेस कह रही थी। उमेश चंद्र कमेटी ये बताती है कि साबरमती एक्सप्रेस में किसी ने आगजनी नहीं की, बल्कि खुद ब खुद आग लग गया और आग सिर्फ 2 बोगियों में इसलिए लगा क्योंकि उन 2 बोगियों में यानी कि 2 कंपार्टमेंट्स में मैकेनिकल फेलियर था।
देख करके दोनों रिपोर्ट्स को ऐसा लगता है कि नानावती मेहता कमेटी रिपोर्ट रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी और उमेश चंद्र रिपोर्ट 2004 की रूलिंग गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी। इन दोनों रिपोर्ट में किसे सच मानूं इस पर कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कमेटी भी इसका जांच कर रही थी और ये इंडिपेंडेंट जांच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कर रही थी, जिसका टाइटल था कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल। अब मैं लाइन बाय लाइन कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल में जो कोट किया गया है वो पढ़ूंगा, क्योंकि 2 साल के बाद कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट आउटलुक मैगजीन में पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट कंप्लीटली डिफरेंट थी जो नानावती कह रहे थे और जो उमेश चंद्र रिपोर्ट कह रही थी। इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जब ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद आ रही थी तो बीच में एक जगह पड़ता है फैजाबाद, फिर एक जगह पड़ता है लखनऊ। तो लखनऊ और फैजाबाद में बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं S5 और S6 की बोगियों में ये बिना टिकट लोग चढ़े हुए थे और रास्ते में काफी बार इनके और कार सेवकों के बीच में झड़प और झगड़ा भी देखा जाता है। इसको रिपोर्ट भी किया जाता है। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये झगड़ा बढ़ते जाता है। कुछ तो खराबी S5 और S6 के बोगी में थी, जहां से बहुत ज्यादा आवाजें बार बार आ रही थी, आवाजें झगड़ा करने की, चिल्लाने की। धीरे धीरे जब ये ट्रेन गोधरा की तरफ बढ़ती है तो प्लान तरीके से मॉब इन पे अटैक करती है। मॉब के अटैक के बाद फिर जो आगे हुआ वो मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 23 मई 2008 में यूनियन गवर्नमेंट तकरीबन 3.2 बिलियन रुपीस यानी कि $80 मिलियन का रिलीफ पैकेज अनाउंस करती है। किनके लिए? उनके लिए जो विक्टिम ऑफ द राइट्स थे। विक्टिम ऑफ द राइट्स मैं यहाँ बता दूं सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं थे बल्कि हिंदूज भी थे, क्योंकि तकरीबन 10,000 हिंदू अपने घर से डिस्प्लेस हो चुके थे और इसी रेशियो में जब हम जाएंगे तो तकरीबन 30 से 40 हजार मुस्लिम्स अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके थे और 1000 से ज्यादा मौतें ऑलरेडी हो चुकी थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम के चीफ मिनिस्टर यानी कि 2002 में जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनको डिस्चार्ज कर देती है, बाइज्जत बरी कर देती है, ये कह करके कि सबूतों के अभाव में इनके ऊपर कोई भी चार्ज लगाना अभी के लिए नाइंसाफी होगी और इन्हें दोष मुक्त करार देती है। 600 से ज्यादा लोगों पर FIR होती है, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों थे, दोनों कम्युनिटी के लोग थे। मैं जनरली ये टर्मिनोलॉजी हिंदूज एंड मुस्लिम्स यूज नहीं करूंगा, मैं इनके लिए क्रिमिनल्स यूज करूंगा, आप समझ जाना। तो 600 क्रिमिनल्स जो दोनों रिलीजन से आते थे उनके ऊपर FIR लॉन्च की जाती है। वो क्रिमिनल्स जो ट्रेन में उन कार सेवकों को जलाने की साजिश पूरी कॉन्स्पिरेसी रचते हैं उसके मास्टरमाइंड थे, उनको कन्विक्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। और वो क्रिमिनल्स जो गुलमर्ग हाउसिंग सोसाइटी या नरोदिया पार्क या वो लोग जो बच्चों को पेट्रोल पिला पिला करके जला दे रहे थे, प्रेग्नेंट महिला के अंदर से बच्चों को निकाल करके काट दे रहे थे, उनको भी कोर्ट कन्विक्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देती है। जो लोग इस पूरे दंगे में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे थे उन्हें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देती है कोर्ट। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे अपराधी इस राइट में, इस दंगे में बच जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सिर्फ नरौदा गांव में 5000 लोग हथियार के साथ आए थे, लेकिन आप देखिए FIR सिर्फ 600 लोगों पे होता है, यानी कि 90% ऑफ द क्रिमिनल्स वे स्टिल सेफ एंड सो फार दे आर सेफ। वो बच गए क्योंकि सबूत का अभाव है और सबूतों के अभाव के कारण हमारी न्यायपालिका किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे सकती है। बहरहाल गोधरा में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तह तक जाना और इसकी 100% सच्चाई शायद अभी तक किसी को नहीं पता चला है। लेकिन आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अ लाइफ ऑफ एन इनोसेंट और अ डेथ ऑफ एन इनोसेंट का बदला अ डेथ ऑफ 1000 इनोसेंट्स को हम नहीं ले सकते। अगर 59 कार सेवर्स को किसी ने जला दिया, आप उन क्रिमिनल्स को पकड़ कर चला दो रोडों के बीच में, नोबडी विल क्वेश्चन यू। लेकिन उन 59 इनोसेंट डेथ्स के बदले आप 1000 डेथ्स ऐसे कर रहे हैं, वो भी बलात्कार के साथ, बच्चों को पेट्रोल पिला करके जलाने के साथ, मार पीट करने के साथ, खींच खींच कर जलाने के साथ। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। Neither burning of these car civics nor this riot and raping of women can be justified from the lens of humanity. Criminals should be punished. That should be the motto of the government and that should be the motto of the court.
थैंक यू।